अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर गई, ना तो वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हुए ना हुकूमत गिरी, बल्कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक PDM खुद बज़ाहिर ये लग रहा है कि थोड़ी सी वो तहरीक उनकी मदम पड़ चुकी है या शायद इख्तिलाफात का शिकार है। पहले इस्तीफ़ों का ऐलान हुआ, सेनेट का जो इलेक्टोरल कॉलेज था वो तोड़ने की बात हुई, फिर यू टर्न लिया गया, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला हुआ और हुकूमत के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक है वो लाने का ऐलान हुआ। लेकिन इस मामले पर भी नून लीग का बड़ा क्लियर कट मौकिफ है कि दैट विल नॉट वर्क। पीपल्स पार्टी कह रही है कि लेट्स गिव इट अ गो। अब तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स हैं नहीं है। नून लीग और JUIF जो है वो पीपल्स पार्टी से सवालात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का जवाब है कि जब वक्त आएगा नंबर्स दिखा देंगे। अहम बात यह है कि यह बहस एक ऐसे वक्त में चल रही है जब सेनेट का इलेक्शन आने वाला है। 11 मार्च को 104 में से 52 सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे और अंदाजों के मुताबिक अगर वोटिंग पार्टी बुनियादों पर दुरुस्त तरीके से हो, जिसके इम्कानात तो कम है, उस पर भी आगे चलकर बात करेंगे, तो तहरीक इंसाफ सेनेट में तकरीबन 28 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी। लेकिन वाज़ेह अक्सरियत उनके पास नहीं होगी क्योंकि पीपल्स पार्टी तकरीबन 19 और नून लीग 17 सेनेटर्स के साथ दूसरी और तीसरी बड़ी जमातें होंगी। असल सवाल यह है कि क्या सेनेट इंतखाबात में अपोजिशन हुकूमत को सरप्राइज दे सकती है या नहीं। वज़ीर आज़म ने आज इस खदशे का इज़हार किया कि सेनेट इलेक्शन में वोट खरीदे जा रहे हैं। वो ये बात क्यों कर रहे हैं? हुकूमत अब तक ओपन बैलेट की कोशिशों में कामयाब नहीं हो सकी है। पंजाब में भी पार्टी को कम से कम 15 से 20 नाराज अराकीन का सामना है, जिनसे नून लीग समेत दीगर अपोजिशन जमातें जो है वो राब्ते में भी हैं। वाज़ेह तौर पर इस वक्त सियासत का महवर सेनेट इंतखाबात बन चुके हैं और PDM की जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है वो काफ़ी हद तक पसे पुश जा चुकी है। और अब 4 फरवरी को जो PDM के सरबराहान का इजलास होगा मुख्तलिफ जमातों का, वो देखते हैं कि क्या उसमें होने जा रहा है। अब तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी उसमें अहम बहस होगी। लेकिन ये वाज़ेह है कि हुकूमत के लिए अपोजिशन अब तक कोई बड़ा चैलेंज सामने नहीं ला सकी है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। हुकूमत को अगर कोई मुश्किल है, बल्कि मुश्किल है, वो महंगाई और अपनी गवर्नेंस के साथ साथ अंदरूने खाना जो उनको चैलेंजेस हैं वो उनसे हैं। गुज़श्ता 2 माह में पेट्रोल की कीमतों में 5 बार इजाफा हुआ। महंगाई में कमी के बावजूद जो दावे हो रहे हैं, खाने पीने की जो अशिया है, फूड इन्फ्लेशन है, उस पर काबू नहीं पाया जा सका। अपनों और इत्तेहादियों की नाराज़गियाँ, यही वज़ीर आज़म का बड़ा चैलेंज है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी। आज सुबह मैं आपका एक शॉर्ट सुन रहा था जिसमें आपने कहा कि जी अपोजिशन को स्पेस देना होगा गवर्नमेंट को। अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी जो अवाम से बातचीत चल रही है वाई टेलीफोन, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी शो ऑफ हैंड का जो मामला है, पीपल्स पार्टी और नून लीग इससे पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कह चुके हैं कि जी ये मामला जो है ये शो ऑफ हैंड से करना चाहिए, सीक्रेट बैलेटिंग को वो रद्द कर चुके थे। अब वो नहीं मान रहे। अब जो आपने आईनी तरमीम करनी है उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है और पीपल्स पार्टी और नून लीग जो सियासी एक मामलात जिस नहज तक पहुंच चुके हैं, कभी ओपोजिशन आपके साथ नहीं बैठेगी। तो वो व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? गवर्नमेंट को ही हाथ बढ़ाना होगा अगर इस किस्म की इंतहाई ज़रूरी अमेंडमेंट्स आपको करनी है तो। देखिए, पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो क़यादत है वो सियासी तौर पे नाबालिग बच्चों के हाथ में है। ऐसे लोगों के हाथ में है जिन्होंने जिंदगी में कोई भी काम नहीं किया, सियासत तो कुजा। वो अपनी CV उठा के आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दो। इसकी वजह से एक पूरा पाकिस्तान की सियासत ही लग रहा है कि बिल्कुल ही इमेच्योर पॉलिटिक्स है। आप ऐवान में देखते हैं, आप हर जगह देखते हैं। और दूसरा जो है वो ये है कि जो एहतसाब का या अकाउंटेबिलिटी का जो एक नारा है, वो एक प्रॉब्लम उसमें जो भी आप समझें या उसको जो जिस तरह भी आप लें, वो ये है कि PTI का तो राइज ही इस नारे के ऊपर है कि हमने जो करप्शन हुई है उसका हिसाब लेना है। और PTI और PMLN जो है उनके जो मेन लीडर्स हैं वो उसमें मुलव्वस हैं। अब वो चाहते हैं कि आप इससे पीछे हटें। अब पीछे हटें तो PTI की पॉलिटिक्स मुतासर होती है और वैसे भी जाती है पाकिस्तान के साथ। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त तो बहरहाल, इसीलिए मैंने आज जो सुबह तकरीब थी उसमें ये कहा था कि जो न्यूट्रल बॉडीज हैं, लाइक जर्नलिस्ट बॉडीज हैं, लॉयर्स की बॉडीज हैं, उनको आगे बढ़ करके इस मामले में अपना कोई किरदार या सालिसी का मामला जो है वो डालना पड़ेगा। क्योंकि ये इस वक्त
बरह रास्त मुज़ाकरात जो हैं वो तो मुझे मुश्किल लग रहे हैं। अच्छा, इसमें फवाद चौधरी साहब आपने एहतसाब के बयानिए का तस्करा किया और उसमें फिर ये भी कि जी इसको पकड़ लेंगे, इसको जेल में डाल देंगे, उसका एसी हटवा लेंगे। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। एक बयानिया पीटीआई ने बिल्ड किया जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई, आपने तफसीली वो देख ली होगी। उस गुब्बारे में से तकरीबन हवा निकल गई है। फिर इन 2-2.5 सालों में ना रिकवरी हुई, ना किसी को कैद हुई। तो वो बयानिया तो ऑलरेडी तहरीक इंसाफ का जो था वो तो तकरीबन अब शिकस्त खुर्दा नजर आ रहा है। नहीं, ये तो खैर मैं एग्री नहीं करता आपसे, ये तो आपका तज्जिया हो सकता है। हकीकत ये है कि पहली बार पाकिस्तान में 2.5 सालों में 500 अरब रुपया रिकवर हुआ है, जो पाकिस्तान के अंदर रिकवर हुआ है। हाँ, पाकिस्तान से अब जो बाहर पैसा चला गया है उसको लाने में यकीनन मुश्किलात हैं, और उसकी वजह यह है कि जब पैसा एक बार बाहर चला जाता है और लंदन या यूएई जैसे मुल्कों में इन्वेस्ट हो जाता है तो वहाँ की हुकूमतें भी उसमें एक इंटरेस्ट ग्रुप बन जाती हैं कि वो उनकी इकोनॉमी में पैसा लगा हुआ है, वो पैसा वापस नहीं होता, और यकीनन वो एक प्रॉब्लम जो है वो ज़रूर है। जहाँ तक ये आपने बात की है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, पहली बार पाकिस्तान में 2.5 साल में एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसकी पॉलिटिकल साइड के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। ये जो कैबिनेट आई है, ये प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके ऊपर उनके ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है, और एक स्कैम फ्री गवर्नमेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशल साइड के ऊपर डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि जो मुतलका सरबराहान हैं उनको पढ़ना चाहिए रिपोर्ट, और उसके मुताबिक परसेप्शन बेहतर करने के लिए इक़दाम करने चाहिए। इसमें चौधरी साहब देखिए, परसेप्शन की अगर बात की जाए तो परसेप्शन तो यही, अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी यही कहा, परसेप्शन यही है कि करप्शन में इजाफा हुआ है। और जो एक पीटीआई का नारा था या दावा था उसमें क्यों नाकामी हुई है परसेप्शन बिल्डिंग में कि जी पीटीआई आके तब्दीली लाएगी, एक एहतसाब होगा क्रॉस द बोर्ड, वो ना होता नजर आ रहा है और ना उस तरह का परसेप्शन डेवलप हो पा रहा है। एहतसाब तो खैर जो पॉलिटिकल साइड के ऊपर जो है वो तो काफी इफेक्टिव हुआ है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव और जो जुडिशल साइड है उसमें जाहिर है रूल ऑफ लॉ में हमारे जो लीगल रिफॉर्म्स हैं उसमें कुछ हमारी भी काहली है, लेकिन इसके साथ हमारा को बहुत बड़ा डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली जो सर्विसेज हैं उसमें वफाकी हुकूमत का तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मसलन अगर आपने पुलिस को ऊपर अगर आप देखें, अगर करप्शन का तासुर बड़ा है, लोअर जुडिशरी के ऊपर अगर तासुर बड़ा है, अगर इसी तरीके से जो आपका पटवारी है अगर उसके बारे में करप्शन का तासुर बड़ा है, तो ये तो या सूबाई मामलात हैं या जुडिशरी के मामलात हैं, इससे वफाकी हुकूमत का तो बड़ा सूबे भी 2 सूबे आपके अंडर हैं। 90 दिनों में आपने बहुत कुछ करना था, करप्शन खत्म करनी थी, 2.5 साल हो गए। 2 बड़े, मतलब पंजाब आपके पास है, पंजाब में तो आ जानी चाहिए थी तब्दीली। नहीं, 18वीं तरमीम के नतीजे में एक बहुत बड़ा आप समझिए एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम क्रिएट हुआ है। ना उसके ऊपर कोई डिस्कशन हो रही है, ना ही कोई उसमें कोई सोचने समझने को तैयार है, जिसकी वजह से सूबों का तो इस वक्त जो एक लीगल फ्रेमवर्क है वो बिल्कुल समझिए कि ना होने के बराबर है। और जब तक इसके ऊपर तवज्जो नहीं आएगी उस वक्त तक इसके ऊपर कोई बड़ी रिफॉर्म होना बड़ा मुश्किल काम है। तो सर, जो पंजाब में टीम है चौधरी साहब, वहाँ पे मुश्किलात बार बार अभी भी 15-20 तकरीबन 20 MPs ऐसे हैं डिसग्रंटल जो कि नाराज़ हैं। वो टीवी पर भी आकर बोले हैं, उनके सरबरा। सेनेट के इंतखाबात आगे आ रहे हैं। आज भी चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई है काफ लीग के वफ्द से, इमरान खान साहब से। ये मामलात कब तक इस तरह से हैंडल होंगे और चलेंगे? क्योंकि आपकी अपनी जमात PTI है और वहाँ पर अगर वो मामलात कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो परवेज़ इलाही साहब ने अपने हाथ में बहुत सी चीज़ें ले ली हैं। तो सेनेट में भी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि कोई शॉकिंग न्यूज़ भी आपको मिल सकती है पंजाब से। मेरा नहीं ख्याल कोई शॉकिंग न्यूज़। ये जो आप 20 इनके कह रहे हैं तो इतना तो PMLN के भी तो नाराज है ना। तो अल्टीमेटली PTI के लोग तो कहीं नहीं जाएंगे, PMLN के लोगों को ही खतरा होगा कि वो अपने पार्टी में रहते हैं या नहीं रहते। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बहुत बड़ा कोई शौक होगा या कुछ होगा। PTI एक सीट ज्यादा ही जीत सकती है, कम नहीं जीतेगी। ठीक, फवाद साहब, महंगाई का जो एक है, एक तो महंगाई वैसे भी ग्राउंड पे भी आप जाएं, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है और उसका
डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब से लास्ट वीक भी डिस्कशन हो रही थी, वो कह रहे थे इसकी एक बाकी भी वजूहत हैं, लेकिन एक बड़ी वजह जो है वो गवर्नेंस का जो मॉडल पहले होता था, एक डीसी कंट्रोल करता था, वो बड़ा इफेक्टिव मैकेनिज्म था, वो ख़त्म हो गया है। गवर्नेंस की नाकामी वो उसे बता रहे हैं। तो महंगाई ख़त्म करना वो तो कम अज़ कम तहरीक इंसाफ कर सकती थी इन 2-2.5 सालों में। बार बार नोटिस भी लिए जाते हैं, लेकिन परसेप्शन ये है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। मतलब पिछले 4-5 वीक में 5-6 दफ़ा पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। इसी तरह फूड इन्फ्लेशन पे तो आप जाएं तो बिल्कुल आवाम का कबाड़ा निकल गया है। क्या बनेगा? इस तरह से तो नहीं चल सकता। जी महंगाई तो देखें जी, इसमें फूड इन्फ्लेशन में ये फॉर एग्जांपल अगर बिजली की कीमतें बढ़ी हैं तो वो क्यों बढ़ी हैं? इसलिए कि पिछले 5 साल में जो PMLN मुआहदे करके गई है वो 10,000 मेगावाट बिजली इस वक्त फालतू है हमारे पास। सिर्फ इसकी वजह से 6 रुपया कीमत जो है बिजली की बढ़ जाती है। फिर जब आप एक इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाएं और आपको डॉलर खर्चने पड़े, तो जब डॉलर में फ्लक्चुएशन होगी तो फिर जाहिर है कि वो आपकी कीमत बढ़ेगी, इम्पैक्ट होगा। फिर जो फ्यूल बाहर से आप मंगवाते हैं वो भी डॉलर से इम्पैक्ट होते हैं। तो जब आप इतना अरसा 10-15 साल अपनी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करेंगे तो 1-2 सालों में तो इसमें बेहतरी नहीं आ सकती। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म, और मेरा ख्याल है इमरान खान की जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो ये है कि इन्होंने इंडस्ट्री रिवाइव की है पाकिस्तान में, और हमारी पहली बार जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कुछ कंट्रोल में आया है। अदरवाइज तो यहाँ पे बिल्कुल बेड़ा गर्क हो रहा है। ठीक, फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज़िम वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद PDM के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे ये पूछेंगे कि PDM के अंदर के मामलात क्या चल रहे हैं, क्योंकि कल वो डेडलाइन ख़त्म हो गई जो कि PDM की लीडरशिप ने इमरान खान को दी थी 31 जनवरी के आपको मुस्ताफ़ी होना है। आज 1 फरवरी है। खान साहब जो हैं वो अवाम की टेलीफोन कॉलें इस वक्त सुन रहे हैं। तो क्या बना, PDM किस तरफ जा रही है, और पीपल्स पार्टी का PDM में क्या मुस्तकबिल होगा अगर पीपल्स पार्टी मुस्ताफ़ी नहीं होती? वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब से गुफ्तगू करें। वेलकम बैक नाज़रीन। 31 जनवरी की डेडलाइन खत्म हो चुकी, आज 1 फरवरी है। PDM जो है वो आगे की स्ट्रेटजी क्या है? खान साहब आज भी प्राइम मिनिस्टर हैं, इसी पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब PDM के रहनुमा, नून लीग के सीनियर नायब सदर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डेडलाइन गुजर गई, आज 1 फरवरी है। खान साहब अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं, लॉन्ग मार्च का अता पता नहीं, इस्तीफ़ा भी दूर दूर आपके नहीं नज़र आ रहे दूरबीन में, अदम एतमाद का भी कुछ पता नहीं है। तो क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे आज पाकिस्तानी अवाम को PDM की तरफ? हमने हुकूमत से कहा था कि आपका रहना इस मुल्क के लिए बड़ा भारी है, आपने जो कुछ कर दिया है इस मुल्क के साथ, आपकी बड़ी मेहरबानी है। अब मेहरबानी फरमाएं और घर जाएं और अवाम को मौका दें, ये मकसद था। हुकूमत यकीनन वो अपने ज़ोम में है। अब PDM ने अपना अगला मरहला तय करना है, जिसमें लॉन्ग मार्च है और इस्तीफे हैं। अदम एतमाद आउट ऑफ क्वेश्चन है फिलहाल। जी, अदम एतमाद भी एक राय है PDM के अंदर, उसमें डिस्कशन होगी और मुशावरत हो जाएगी। अदम एतमाद को पहले भी मुशावरत का हिस्सा बना था ये मामला, उसमें कोई ज़्यादा पजीराई इस मामले को नहीं थी। ठीक, PDM के अंदर फैसला होगा इस्तीफों पे और लॉन्ग नहीं, अदम एतमाद में डिस्कशन हो जाएगा। ठीक, ये जो 4 को सरबराही इजलास हो रहा है उसमें जी, इसके बाद भी हो जाएगी मीटिंग। लेकिन अब भाई साहब, मरहला फिर मरहला फिर मरहला, लेकिन वो जो मोमेंटम आपने बनाया था PDM ने पहले 2-3 वीक में, दैट इज लॉस्ट समवेयर, वो नजर नहीं आ रहा, और पता नहीं क्या वजह है। मतलब ये हम हमेशा मौजूदात की तलाश में रहते हैं। जब एक हुकूमत हो जिसने फैसला किया हो कि जो मर्जी हो जाए, पुट्टा से मस नहीं होगी, फिर अवाम का दबाव जो है वो आपके सामने है, अवाम मुश्किल में है। PDM की सबसे बड़ी कामयाबी ये है, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री की पहली तहरीक है जो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर चल रही है, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर चल रही है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और आज अवाम जो है, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर आप आगे चल पाएंगे? जी, जो आप हासिल करना चाह रहे हैं वो आप हासिल करेंगे जब आपस में ही। भाई साहब देखिए ना, पीपल्स पार्टी PDM के बाहर जो उन्होंने फैसला करना होता है वो फैसला करके मीडिया में अनाउंस हो जाता है,
और बिल्कुल इस वक्त मतलब अंदर की खबरें ये हैं, ऑफ द रिकॉर्ड जो हमारी डिस्कशंस और वो होती हैं कि जरदारी साहब की परफॉर्मेंस से जो है वो काफ़ी लोग नाराज़ हैं पीडीएम के अंदर भी, और पीएमएलएन की परफॉर्मेंस से भी ज़्यादा खुश नहीं है, और अवाम भी शायद ये समझते हैं कि अगर कोई हकीकी अपोजिशन कर रहा है वो मौलाना साहब कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई परफॉर्मेंस की बात नहीं है। परफॉर्मेंस यही होती है कि जो पीडीएम फैसला करती है उसकी पाबंदी की जाए। वो किसी की और नहीं किया। आज तक हर फैसला जो पीडीएम ने किया उसकी पाबंदी पूरी तरीके से डेडलाइनें देना आपकी गलत स्ट्रैटेजी थी? नहीं, डेडलाइन दी जाती है कि भाई ये मौका है आपके पास, इस्तीफे देने पड़े वो मुशावरत से होंगे, कब देने हैं, कैसे देने हैं, ये सब मामला पीडीएम तय अच्छा, करेगी। एक बात बताएं, एक पॉइंट ऑफ व्यू पीडीएम में ये भी है जो कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का भी है कि जो इस्तीफे देने वाला था वो पीडीएम को और अपोजिशन जमातों को ट्रैप करने की कोशिश थी कि इस्तीफे दे दिए जाएं, फिर इलेक्शन करके 2/3 मेजॉरिटी पीटीआई को दिलवाई जाए और सदारती इंतखाबात की निज़ाम की जो है वो रास्ता हमवार किया जाए, जो वो करना चाहें वो फिर करेंगे। क्या आप समझते हैं वो ट्रैप था? ये ट्रैप की बात नहीं है, ये एक सोच थी, आज भी है, कि इस्तीफे जो हैं वो एक हतमी फैसला होता है कि हम निज़ाम में नहीं रहना चाहते, इस निज़ाम को ख़त्म होना चाहिए। अवाम के पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफे नहीं दे रही, उनकी स्ट्रैटेजी फिर ठीक है। नहीं, पीपल्स पार्टी इस्तीफे पीडीएम के अंदर मुशावरत के बाद अगर नहीं देगी तो पीडीएम से बाहर होगी। इस वक्त तक इस्तीफों का कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, कब होने हैं, कैसे होने हैं, इसका एक निज़ाम बना दिया गया था। एक कमेटी बनी हुई है पीडीएम के अंदर जो इसका फैसला करेगी जब वो वक्त आएगा। इस वक्त तो हम बात कर रहे हैं लॉन्ग मार्च की, अदम एतमाद की बात पीपल्स पार्टी लेकर आएगी, मैं समझता हूँ इस इजलास में उस पर भी बात हो जाएगी। तो ये मामलात मुशावरत से तय होते हैं। ठीक, जब एक बात तय हो गई फिर जो उसकी पाबंदी नहीं करेगा वो पीडीएम का हिस्सा नहीं रह सकता, फिर वो अवाम को फेस करे। राइट, लेकिन वो ये फैसले करते करते भाई साहब क्यों देर, देखिए डेडलाइनें दी जा रही हैं, वो फैसला फिर मौखर हो जाता है। अब 31 जनवरी की दी गई, ना लॉन्ग मार्च का पता, ना इस्तीफों का पता, पीपल्स पार्टी अपनी एक सोलो फ्लाइट लेती नजर आ रही है, क्यों? कोई डेडलाइन नहीं है। हमने कहा था हम दिसंबर तक जलसे करेंगे जो हमने किए, ठीक, जनवरी में रैलीज होंगी हमने की, अब रैलीज को हमने एक्सटेंड कर दिया इनटू फरवरी, और मार्च में अब मुशावरत के बाद मार्च में जाकर लॉन्ग मार्च होगा सेनेट इंतखाबात के बाद। जी, सेनेट इंतखाबात भी आ गए, बाई इलेक्शन भी आ गए। पहले एक सोच थी कि इनमें हिस्सा ना लिया जाए, मुशावरत में फैसला हो कि नहीं हमें हिस्सा लेना ऐसा तो नहीं होगा फिर कहा जाएगा पंजाब में अब अदम एतमाद आ रही है बुज़दार के खिलाफ, इसको भी निमट लें और फिर उसके बाद अगर पंजाब में ये फैसला करती है पीडीएम तो फिर उसके बाद ही होगा। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ, ये तो मुशावरत के बाद ही फैसला होगा कि अदम एतमाद करना है या नहीं करना। आपके ख्याल में करना चाहिए? नहीं, मैं तो अदम एतमाद के हक में नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक आवाज़ है, मेरी जमात का अपना फैसला होगा, पीडीएम का अपना फैसला होगा। नहीं, आप अपनी जमात को यही राय देंगे कि पंजाब में आप अदम एतमाद ना करें, चलने दें, जो होगा देखा जाएगा। हमें इस नाकाम निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, मेरी ये राय पहले नहीं, आप तो नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि परवेज इलाही साहब हों, कोई दूसरे उम्मीदवार हों, वो सामने आए, आप उन्हें सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल, वो बन जाए हमारी सपोर्ट से, फिर बन के क्या करेंगे। सेनेट इंतखाबात हो रहे हैं भाई साहब, सेनेट इंतखाबात में एक बल्कि ये खबर है कि 15 से 20 MNAs PTI के यहाँ पे वो नाराज़ हैं, और इस हद तक नाराज़ हैं कि वो अपने उम्मीदवारों के खिलाफ वोट दे सकते हैं। इसी तरह पंजाब असम्बली में भी 15 से 20 MPAs की बात हो रही है। क्या नून लीग, मेरी जहाँ तक खबरें हैं, आपने नहीं लेकिन नून लीग के कुछ लोगों ने उनसे राब्ते भी किए हैं और उनसे डिस्कशन भी हो रही है, ऐसा करना चाहिए? हमें इस खरीदो फरोख्त में नहीं पड़ना चाहिए। ये हमेशा नाकामी का सबब बनती है और बदनामी का सबब बनती है। तो ये अगर मेंबरान जो नाराज़ हैं तो उनका काम ये है कि अपनी नाराज़गी इजहार करें अपनी जमात को। अगर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं तो जमात इस्तीफ़ा दे दें और फिर से इलेक्शन लड़के आ जाएं। मतलब अगर वही लोग आपके उम्मीदवारों को वोट दें किसी न किसी वजह से भी, चाहे खरीदो फरोख्त या वो, आप कहेंगे, आप कह रहे हैं कि नहीं दें? नहीं, मैं उसको मुनासिब नहीं समझता इस बात को, और ना हम इस गेम में हैं कि हम वोट खरीद कर हम या किसी की नाराज़गी को इस्तेमाल करके हम किसी को सेनेटर इलेक्ट करवाएं। ठीक, अब ऐसे बातें थोड़ा सा जो कब्ज़ा माफिया की बातें हो रही हैं, तकरीबन 36 के करीब लीगी रहनुमाओं में, जिनमें आपके 5-6 बड़े बड़े रहनुमा शामिल हैं, उनके खिलाफ दावा ये किया जा रहा है कि उनके कब्ज़े से कोई 36 अरब रुपए की प्रॉपर्टी, जो सरकारी प्रॉपर्टी पर कब्ज़े थे, वो वागुजार कराएं। और उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे शहजाद अकबर साहब से भी, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनके सामने रखेंगे। ये तो बड़ा संगीन मामला है। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, पर्चा दर्ज करें,
उस आदमी को सफाई का मौका दें, वो अपने कागज़ लेकर आए। अभी मामला हुआ था कौमी असम्बली में, खोकर साहब ने तहरीक इस्तेकाक पेश की कि मेरे घर को गिराया गया रात के अंधेरे में। वहाँ पर एक वजीर साहब खड़े हुए, जिस तरह आप बातें करोगे जी ये कब्ज़ा माफिया फलाना है ढींगा है। कब्ज़ा माफिया उस वजीर के दाएं बाएं बैठा हुआ था उस वक़्त। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, मैं भी ले सकता हूँ, मैं 36 नहीं, मैं 360 नाम ले सकता हूँ। हमने कहा जनाब वजीर साहब के पास जो कुछ है, पहली बात है बात हो रही है कौमी असम्बली में एडमिशन ऑफ प्रिविलेज क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज की, इनको कोई हक नहीं किसी का नाम लेकर इल्ज़ाम लगाएं। हमने कहा एडमिट कर दें प्रिविलेज का क्वेश्चन, ये अपना सबूत प्रिविलेज कमेटी में ले आए। ये तो घर गिरा दिया ना उन्होंने, 40 अरब रिकवर कर लिया ना जी, ठीक है। तो हमने कहा ले आए अपना सबूत प्रिविलेज कमेटी में ले आए, खोकर साहब अपने कागजात ले आएंगे, आप टीवी कैमरे लगाएं, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं। किसी वजीर को, ख़ास तौर पर इस किस्म के जो किराए के वजीर हैं, उनको इख्तियार नहीं है किसी सियासतदान के बारे में बात कर सकें। आपके पास सबूत है, पर्चा दर्ज कराएं। ठीक, गिराने से पहले ये देख लें कि उस बंदे को सफाई का हक मिलना चाहिए ना आप इल्जाम लगा रही बात है जी, सफाई का हक तो देंगे ना आप जी। और सफाई क्या आप ले आए ना, आप टीवी कैमरे लगाएं, आप अक्यूज करें कि तुमने ये कब्जा किया है, वो आदमी जवाब दे देगा। हम अगर किसी ने कब्जा किया है वो जवाब दे। यहाँ पर मतलब कोई आपका जो रहनुमा है, वो जितना भी बड़ा रहनुमा हो, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हो, साद रफीक हो, जावेद लतीफ़ हो, खुरम दस्तगीर हो, जिस किसी ने भी कब्जा किया साबित हुआ, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर जो इल्ज़ाम लगा रहा है इसके भी हद तक कर रहा है उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक, और फिर मैं भी नाम बताऊंगा जिसे जो कब्जा ग्रुप है उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं चले इस तरह कर लेते हैं ना कि आप हमसे शुरू कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप नून लीग से शुरू कर लें। जिसने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया है उसको जवाबदेह होना चाहिए। ठीक, अगर उसके आप उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते पब्लिक में, राइट, ये गलत है, आप उस पर पर्चा दर्ज कराएं। ठीक, ये हो गया, बिल्कुल पर्चा दर्ज कराएं, सबूत रखें। आपने लिस्ट देनी है पीटीआई के लोगों की जी, मैं सबकी लिस्ट दे दूंगा जिन 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 में कब्जा किया। बिल्कुल, मैं किसी की हद तक नहीं करना चाहता, मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहता। 3 दिन पहले इस्लामाबाद में एक पीटीआई के जो सपोर्टर है उसकी अमलाक गिराने के लिए मशीनरी गई सीडीए की या आईसीटी जो भी है, एक वफाकी वजीर ने खड़े होकर गालियां दी उन अफसरान को। अच्छा, ये भी हकीकत है। अब वफाकी वजीर का नाम बता दें, हम उनसे पूछ लेंगे। मैं छोड़े, चलें ठीक है। अगर मैंने खुद देखा होता मैं नाम ले लेता, मुझे लोगों ने बताया जो मौके पर मौजूद थे, राइट, तो मैं हद तक नहीं करना चाहता। ये लोग तो हर एक नाम लेते हैं। ठीक, बनी गला भी इसी में आता है, वो रेगुलराइज हो गया। ठीक है, बातें बड़ी आगे निकलेंगी। हम कहते हैं पहले हम पे कर लें, हम पे कर लें। आप इल्जाम लगाएं, पर्चा दर्ज करें, उस आदमी को जवाब का मौका दें, राइट, अदालती कार्रवाई करें। आप क्यों घबराते हैं? आप कौमी असेंबली में करना है, कौमी असेंबली मेंबर है, प्रिविलेज कमेटी में ले आए। खोकर साहब घर आपने गिरा दिया, आपने नुकसान कर दिया, हाई कोर्ट ने कहा कि आपने गलत किया है, उन्होंने उस महकमे को स्टे दे दिया है, बिल्कुल गलत किया है। अब उनका घर कौन बनाएगा फिर से? जो उनकी बेइज्जती आपने की उसका कौन जवाब दे? चलें शायद खकाना भाई साहब, ये तमाम सवालात हम शहजाद अकबर साहब के सामने रखेंगे और उन पर एक नाज़रीन इल्ज़ाम ये भी है कि उनके भाई ने भी कोई कब्ज़ा वगैरह का एक न्यूज़ है, वो बड़ी तफसील में हम आपके सामने, लेकिन वो जवाबात हम लेंगे शहजाद अकबर साहब से। जो शायद खकाना भाई साहब ने बात की है किसी विफाकी वज़ीर की, जिस तरह पीटीआई के एक सपोर्टर के जो उन्होंने मुबैना तौर पर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ था, सीडीए वाले गए और वहाँ पर विफाकी वज़ीर ने अफसरान को बाकायदा गालियाँ निकाली। बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं ये, तो इस पर हम विफाकी वज़रा से जवाबात लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत की कब्जा माफिया के खिलाफ मुहिम तेज हो रही है, जिसका रुख हालिया दिनों में पंजाब और नून लीग की जानिब नजर होता हमें आया और मामला एक सियासी माजराई की शिकल इख्तियार कर चुके हैं। क्या वाकई ऐसा है? गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये दावा किया कि अब तक 36 नून लीग के रहनुमाओं और उनके रिश्तेदारों से
24 अरब रुपए की सरकारी जमीन वागुजार कराई जा चुकी है और उनमें ख्वाजा आसिफ, खुर्रम दस्तगीर, जावेद हाशमी समेत सीनियर रहनुमाओं के नाम भी आते हैं। पंजाब में 210 अरब रुपए से जायद रिकवरी हुई है पिछले 2.5 सालों में। ये बिल्कुल 36 पॉलिटिशियन हैं, सबका ताल्लुक अल्लाह के फजल से PMLN से है। कोई इसके अंदर एग्रीकल्चर लैंड इस्तेमाल है, कमर्शियल दुकानें बना दी, इलीगल प्लाजाज बना दिए, मार्किज लगा दी, इलीगल हाउसिंग सोसाइटी, पेट्रोल पंप, सिनेमाज, सारी वो चीज़। और ये जो टोटल अभी आखिरी स्लाइड लगा दें, ये सिर्फ 36 लोगों का डेटा है जिनसे तकरीबन 24 अरब रुपए की रिकवरी हुई है और 8,085 एकड़ ज़मीन है। ये बेसिकली जो रोना धोना है ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, इसका और कोई मकसद नहीं है। आज इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी हुकूमती रहनुमाओं के इजलास में बात की और कहा कि कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन से नून लीग को सबसे ज्यादा मसला है, जिससे वाज़ेह हो चुका है कि कब्जा माफिया ओपोजिशन रहनुमाओं की ATM मशीनें हैं। गुज़श्ता हुकूमतों की पुशपनाही से माफिया सरकारी ज़मीनों पर काबिज हुआ। ये लोग सरकारी ज़मीनों से कमाई के पैसे से सियासत करते रहे, लेकिन दूसरी जानिब नून लीग की जानिब से दावा यह किया जा रहा है कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। जब एहतिसाब के मामले में नाकामी हुई तो कब्जा माफिया का अब इल्ज़ाम लगाया गया है, जिसकी आड़ में नून लीग के रहनुमाओं पर दबाव डाला जा रहा है कि वो पार्टी से दूरी इख्तियार करें और इसीलिए मनपसंद ऑफिसर्स को तैनात किया जा रहा है। नून लीग की जानिब से एक इल्ज़ाम बैरिस्टर शहजाद अकबर, मुशीर दाखिला जो हैं, उन पर लगाया गया। आज से 1 साल कबल मुराद अकबर नामी एक शख्स है जो इनका सगा छोटा भाई है, जिसने पिंडी के एक मौजे में ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की और जब ये कब्ज़ा करने सरकारी गाड़ियां साथ लेकर गया तो वहाँ पे मियाँ मोहम्मद सोमरो साहब जो आज वफाकी वज़ीर हैं, उनके भतीजे के साथ इनका आमना सामना हुआ। उस प्रॉपर्टी के तनाज़े के ऊपर 4 अफसरान के तबादले हुए। उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी सैफुल्लाह डोगर का तबादला हुआ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का तबादला हुआ, ASP का तबादला हुआ, रेवेन्यू ऑफिसर्स का तबादला हुआ। तो आप जब कब्जा जमाने के लिए सरकारी गाड़ियों का और सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे थे, तब आपको ख्याल ना आया कि ये आपकी जो सरकारी पोजीशन है ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी भी है। नाज़रीन, हकीकत क्या है? क्या हुकूमत की इस कैंपेन का मकसद वाकई ओपोजिशन खुसूसन नून लीग को सियासी नुकसान पहुंचाना है या फिर ये मुहिम गैर जानिबदाराना है? और अगर ऐसा है तो जब हुकूमत लाहौर में खोकर बरदरान की बात करती है तो ये सवाल भी उठता है कि उन्हीं के एक भाई खुद तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा है और मामला अदालत में भी है। ऐसे ही सियालकोट में ख्वाजा आसिफ की फैमिली की जानिब से दावा किया गया कि उनका ऑफिस एक मंजूर शुदा प्रॉपर्टी में था, फिर भी उसे गिरा दिया गया। और ख़ुद शहजाद अकबर के खिलाफ इल्ज़ामात पर हुकूमत का क्या जवाब है, इन्हीं तमाम मामलों पर बात करेंगे। मुशीर दाखिला और एहतिसाब जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब हमारे साथ खुद इस वक्त मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो इससे पहले कि नून लीग ने जो कहा कि जी वन साइडेड कार्रवाइयाँ हैं और ये पॉलिटिकल प्रेशर उन पर डाला जा रहा है कि अपनी पार्टी से वो अलहदा हो जाएं या दूरी इख्तियार करें, उस पर तफसीली बात करेंगे। लेकिन चूंकि आपके ज़ात की पहली बात आती है, उन्होंने जो बड़ा इल्ज़ाम लगाया आपके भाई पर कि जी सोमरो साहब के भतीजे की ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे थे और फिर आपने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया और फिर 2-3 ऑफिसर्स का तबादला भी करना पड़ा। तो अगर एक तरफ कब्जा माफिया है और अगर ये सच है तो यहाँ पे भी कब्जा माफिया है, तो फिर तो आपको अपने भाई के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। जी शाहजेब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये जो फर्स्ट पर्सनल एक्सप्लेनेशन है ये मैं 1 मिनट में आपको क्लियर कर देता हूँ। 2 चीज़ें हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब तो चूँकि खुद एक करेक्टरलेस इंसान हैं, उनकी पूरी भर्ती 10 साल की जो उन्होंने नौकरी की पंजाब गवर्नमेंट में एज PSO जो रूल्स के ख़िलाफ़ थी ऑफ चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ, और जब नजम सेठी साहब केयर टेकर बने थे उन्होंने इनको निकाल भी दिया था और ये दोबारा भर्ती हुए, वो तो एक अलग बहस है। ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये थोड़ी सी इनके फैक्ट्स उल्टे हो गए हैं। ये जिस ज़मीन के ऊपर कह रहे हैं कि जी सरकारी गाड़ियों और वसाइल का इस्तेमाल किया गया, मैं अभी आपको ये भिजवा भी रहा हूँ, इसकी वीडियोस भी और तस्वीर भी। वहाँ पे मौके पे जो सरकारी गाड़ी गई थी उसका नंबर है GAE 538। ये सरकारी नंबर प्लेट है और ये आप इसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। ये किस मिनिस्टर को मिली हुई है और इसके मिनिस्टर की एस्कॉर्ट है।
तो ये हरगिज नहीं था। और जहां तक मेरे भाई का ताल्लुक है, वो भी इस जमीन के ऊपर नहीं था। वो तो जमीन आगे किसी को बेची जा चुकी है, और ना ही कब्जे का मामला था। सिविल डिस्प्यूट था, 2 प्राइवेट पार्टीज के अंदर है, और वो अभी भी सब जुडिस है। तो ये तो इसमें बिल्कुल, चूंकि कोई और चीज है नहीं, इस चीज को बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके बावजूद हम अवेलेबल हैं, अगर इनको कोई ऐसी शिकायत है तो जरूर किसी अप्रोप्रिएट फोरम पे लें। अब आ जाते हैं जो आपके मेन आपने सवाल किया, जो कब्जा माफिया के खिलाफ है। देखिए शायद 2 बातें हैं सर। ठीक। अच्छा बैर सबसे साहब, पहले यहाँ पे कत्ल कलामी की माफ़ी, उस पर यकीनन तफसीली बात करेंगे। आप ये बात कर रहे हैं, आप तो आउटराइट उसको डिनाई कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर नून लीग चाहे तो आप ये भी कह रहे हैं कि इंक्वायरी इसकी पूरी हो सकती है, वो जहां भी दरख्वास्त दें कोई उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा और आज़ादाना इसकी तहकीकात की जाए। उस वक्त इंक्वायरी हो चुकी, जो उस वक्त पुलिस के लोग वहां पे गए थे, आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन गए थे, और वो सुमरो साहब के स्क्वाड का हिस्सा थे, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। इसके बाद ये चीज कहना कि किसी अफसर का तबादला कर दिया गया, आप अजीब बात करते हैं। सुमरो साहब एक सीनियर फेडरल मिनिस्टर हैं, उनके साथ मेरे भाई का जो कोई सरकारी बंदा भी नहीं है उसका झगड़ा हो और उन अफसरान का तबादला कर दिया, इसमें लॉजिक भी नहीं है। ये तो बिल्कुल ही एक लॉजिक के बगैर बात है। तो इस पे बैर साहब, ये जो 2 अफसरान हैं उनके नाम मैं बार बार नहीं लेना चाहता, वैसे ही मीडिया ट्रायल के जुमरे में आ जाएगा, लेकिन उनके जो फिर तबादले हुए वो फिर रूटीन के तबादले थे, आप ये कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल रूटीन के तबादले होंगे। मैं तो उन अफसरान को जानता भी नहीं हूं, और एक फेडरल SAPM का पंजाब की हुकूमत के तबादलों के साथ क्या ताल्लुक है? ठीक, राइट। अच्छा बैर साहब, आते हैं अभी आपसे पहले शायद खाकान अब्बासी साहब के सामने मैंने ये सारे सवालात रखे कि जी आपका जो सीनियर रहनुमा है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पंजाब में उठा के देखें, उन्होंने तो सारा सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ था। चाहे ख्वाजा आसिफ साहब से आप शुरू करें, जावेद लतीफ़ तक आएँ, खुरम दस्तगीर साहब हैं, 2-3 और हैं जिन पर इल्ज़ामात हैं, जो आप ये कह रहे हैं कि 24 अरब की तकरीबन उनसे वागुजार करा ली गई है। उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया कि ठीक है आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, ज़ाब्ते की कार्रवाई करें, जो रूटीन में है वो करें, अगर वो मुल्ज़िम साबित हुए उन्हें सज़ा भी दें, लेकिन फिर वो भी एक लिस्ट देंगे PTI के लोगों की। क्या शहजाद अकबर साहब उनके खिलाफ इसी तरह कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, ये तो बहुत जबरदस्त चैलेंज दे दिया। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 चीजें बता दूं। एक चीज तो ये है कि जो मैंने ये 36 लोगों की लिस्ट जारी की है, इनमें से ये तमाम जमीन तकरीबन रिट्रीव हो चुकी है। अच्छा, जमीन रिट्रीव हो चुकी है, एंटी करप्शन की FIRs कट चुकी है, कुछ केसों का चालान भी जा चुका है। और जो ये कह रहे हैं ज़ाब्ते की कार्रवाई, वो बिल्कुल सारी ज़ाब्ते की कार्रवाई हो रही है, और ये पिछले 30 माह से हो रही है। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, इसमें हमने बड़ा प्रोसेस फॉलो किया है। मुख्तलिफ कोर्ट्स में गए हैं, कहीं अगर कुछ स्टे भी था उसके रिमूवल के लिए भी गए हैं। पूरा डेटा मैंने मीडिया के साथ शेयर किया है। और अब इसके बाद अगर ये कहते हैं जी कि ये कोई डिटेल देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तो जरूर दें, कोई भी जो होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ये चीज ये कोई डिफेंस नहीं है कि जी हमने चोरी की है तो फलां शख्स ने भी चोरी की है। आप पहले अपना तो जवाब दे दें। आपने बिल्कुल ये दुरुस्त बात की कि हर जिले में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो टॉप लीडरशिप है उसका कोई ना कोई इस तरह का सरकारी जमीन। अच्छा, ये बड़ा जरूरी है। देखिए अभी तो हम उन डिस्प्यूट्स की बात ही नहीं कर रहे जो कोई 2 सिविल पार्टीज, यानी कि ये मैं खोकर बरादरान का कह लूं, इनका जो महल नुमा घर है 150 कनाल का, उसमें से 45 कनाल तो सरकार की जमीन के ऊपर काबिज थे। उसके बाद जो बाकी भी 100 कनाल है उसके ऊपर भी इनके ऊपर ठीक ठाक लिटिगेशन चल रही है, जो कि प्राइवेट पार्टीज की है। उसमें कुछ खवातीन बेवा भी हैं, लेकिन वो सरकार तो जब देखें कोर्ट फैसला होगी उस पर कोई एक्शन होगा। लेकिन ये जो सरकार की जमीन रिट्रीव की गई है वो इससे अलग थी। अब ये सिर्फ अगर ने सरकार की जमीन का अगर हिसाब देखें तो 8000 एकड़ जमीन सिर्फ 36 लोगों के जेर इस्तेमाल थी, और ये सारे प्रूवन हैं। ये हमें किसी जगह भी चैलेंज करते हैं, इनमें से एक डेटा को भी चैलेंज नहीं कर सकते, बिकॉज ये मामला 30 माह से मुख्तलिफ अदालतों से हो। इसमें बैर साहब ये बताइएगा कि क्राइटेरिया इसका क्या, क्योंकि वहां से जो बड़ा इल्जाम लगाया जाता है, अब फर्ज करें खोकर बरादरान की हम बात कर रहे हैं कि जी उनके घर गिरा दिए गए, हालांकि उनका स्टे आ गया है वहां से, तो हाउ डज दैट वर्क? क्या किसी के घर पे जाके उसको मिसमार कर दिया जाता है, बिल्डोज कर दिया जाता है विदाउट मतलब पूरे कानूनी तकाजे पूरे करने के? क्योंकि ये उनका बड़ा इल्जाम है कि आप एक्सप्लेन तो करें कि कौन सा तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किस किस को कंसल्ट कर रहे हैं कि वो आवाम के सामने तो आए। बिल्कुल, देखिए ये जो खोकर साहब वाला मामला था, जो घर वाला मामला है, ये सबसे पहले तो इसमें ये फैसला आया है रेवेन्यू कोर्ट का
लाहौर का एडिशनल कमिश्नर कंसोलिडेशन लैंड, ये उनका फैसला है। इस फैसले के बाद इस फैसले में हुक्म जारी किया गया है डिप्टी कमिश्नर लाहौर को कि ये सरकार की जगह है और इसके ऊपर तमाम प्रोसेस हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर जो है इसका इंतकाल खारिज करके वापस सरकार के नाम पे करे और जगह का कब्जा ले, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। अच्छा, जिस स्टे ऑर्डर का ये जिक्र कर रहे हैं वो कोई ऐसा स्टे ऑर्डर था ही नहीं, और उसके बाद जब ये नेक्स्ट डे लाहौर हाई कोर्ट में गए हैं तो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने भी इनको यही कहा है कि अगर आपका कोई स्टे है तो आप उस सिविल कोर्ट में जाइए। वेरी नेक्स्ट डे वो जो जिसको ये जो सपोज्ड स्टे कह रहे हैं, जो कभी भी विदाउट जुरिसडिक्शन था, उसको इमीडिएटली उसको वकेट कर दिया गया, स्टे खत्म हो गया। अब इस वक्त सिचुएशन ये है ऑन ग्राउंड के गवर्नमेंट की टाइटल जो है वो साबित हो चुका है, जमीन रिट्रीव हो चुकी है। इसके बाद भी अगर ये समझते हैं कि इनके साथ ज़िले इंतज़ामिया ने कोई ज्यादती की है तो उनके पास कोर्ट्स के फोरम अवेलेबल हैं जो एक दफ़ा ये अवेल कर चुके हैं और वहाँ पे ये अपना केस साबित नहीं कर सके। अब ये तो नहीं हो सकता शाहजेब कि सरकार की ज़मीन के ऊपर आप काबिज होकर बैठ जाएं और किसी हीले बहाने से फिर आप उस सिलसिले को चलाते रहें, क्योंकि अवाम तो ये नहीं चाहती। अवाम चाहती है जहाँ पे कोई चीज़ लूटी गई है उसको फौरी तौर पर रिट्रीव किया जाए। तो हुकूमत तो उस विल को लागू कर रही है। अब उसके अगर पर इनको शिकायत है तो उसके लिए इनकी शिकायत का फोरम जरूर अदालत का। मैं यहाँ पे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, देखिए ये पूरी कार्रवाई ओवरनाइट नहीं हुई। 30 माह से जब से हमारी गवर्नमेंट आई है पूरे पंजाब में ये ड्राइव चल रही है। ये पब्लिक डोमेन में उस वक्त आती है कि जब मरियम नवाज साहिबा इसी ग्रोह के घर में खड़े होके सरकारी अफसरान को ललकारती हैं। अभी ये जो आप अता तारर और ये बाकी गैंग का जिक्र कर रहे थे माफिया का, इन्होंने भी कल परसों बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इन्होंने सरकारी अफसरान का नाम ले लेके उनको बाकायदा धमकियां दी हैं कि जी हम तुम्हारे खिलाफ ये करेंगे। मुझे खुद मेरी फैमिली को धमकियां दी हैं। अब जो बताइए कि मैं तो आपको सिर्फ आपकी चीजों का जवाब दे रहा हूं, आपको इतनी शिकायत है, इतना ज्यादा गिला है कि आप इस वक्त पर्सनल धमकियां देने पे आ गए हैं। तो यहाँ से तो आपको धमकियां इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं या अलहदा से दी गई हैं? जी, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकियां दी हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपके साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। ये तो मतलब ये कंडक्ट शो करता है। ये किस किस्म का कंडक्ट है? वैसे सियासत में तो बैस साहब आपको इन चीज़ों का रेडी होना चाहिए। खान साहब खड़े होकर कहते थे इसको भी नहीं छोड़ूंगा, उसको भी, सबको जेलों में डालूंगा, सबको डाल भी दिया उन्होंने। फिर देखिए बड़ा फर्क पड़ता है जब आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है। यहाँ पे एक कब्जा माफिया है, एक ग्रोह है जिससे सरकारी जमीन रिट्रीव करवाई जा रही है। सरकारी वसाइल जो इस्तेमाल कर रहे थे उनको रिट्रीव कर रहे हैं। एक अफसर नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट हर डिवीजन में तो एक डीसी तो काम नहीं कर रहा। हर जगह एक अलग डीसी होगा, अलग एसी होगा, अलग वहां पे कोई एंटी करप्शन का अफसर होगा। अब वो तमाम लोग जो काम कर रहे हैं उनको ये वाला जो माफिया है जो पिछले 30 साल इक़्तिदार में रहा है वो उनको बार बार धमका रहा है और ये कह रहा है। तो यहाँ से तो ये साबित होता है कि ये तो माफिया मेंटालिटी है। बजाय इसके कि आपका अगर लेट सपोज आप समझते हैं आपका राइट खत्म हुआ है तो आप अदालत में जा सकते हैं। आप अदालत में इसलिए नहीं जा रहे कि यू डोंट हैव लेग्स टू स्टैंड। आप बड़े खुद भी बड़े अच्छे लॉयर हैं, आप समझते हैं कि धमकियों का इल्ज़ाम किसी पर लगाना बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं, तो कानूनी चार्जोई क्यों नहीं करते, बाकायदा FIR करेंगे? जी ये देखें इन्होंने ये बात की है। मतलब अगर वो सरकारी अफसरान को भी समझते हैं आपकी धमकियाँ दे रहे हैं तो फिर फाइल करें, FIR करें। देखिए ये तो एक क्रिमिनल ग्रोह है। मैं अपनी जाती हद तक तो मैं समझता हूँ कि इनकी धमकियों से ना ही कोई घबराने वाला, मैं तो कम से कम घबराने वाला नहीं हूँ। तो ये जितनी धमकियां देना चाहते हैं धमकियां दे ले। हमारे पास जो राइट है इनके खिलाफ एक्शन लेने का इस धमकियों के ऊपर वो महफूज है, उसको हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो हुकूमत की बिल है। लेकिन इनके जो उसके बाद रोना होगा जी कि हमारे ऊपर ये FIR भी कर दी। अभी इन्हीं की जो सरगुना है मरियम साहिबा, उन्होंने हमला कर दिया था नैब के ऊपर जिस वक्त उनको पेशी के ऊपर बुलाया गया और वो 400 लोग चलेगी, उसकी भी FIR इनके ऊपर दर्ज हो चुकी है। लेकिन ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड, मैं समझता हूँ ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रोह है जो अपना मसल इस्तेमाल करके हुकूमती काम में रखना डालना चाहता है। लेकिन हुकूमती जो माल जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं और उसका
जो फल समर है वो आपको इन रिट्रीवल की सूरत में नजर आ रहा है। वैसे ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल मेरे ख्याल में चाहे वो जिस किसी का भी कब्जा ग्रुप का ताल्लुक पीटीआई से हो, पीपल्स पार्टी से हो, नून लीग से हो, उसकी डेफिनेटली कार्रवाइयां होनी चाहिए। लेकिन जो तवातुर से ये कहा जाता है कि जो भी गवर्नमेंट इक्तदार में होती है उनके लोगों पर कोई हाथ नहीं डालता। फॉर एग्जाम्पल अब शायद खाकान साहब जो लिस्ट का कह के गए हैं, वो अगर मुझे लिस्ट दे देते हैं पीटीआई के कब्जा माफिया की, मुबैना जो कब्जा माफिया है वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। लेकिन अभी यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो असद उमर साहब हैं या अली नवाज अवान साहब हैं, वो जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है इस्लामाबाद में, उसमें बिल्कुल खलल डाल रहे हैं सामने आके। और ये मैं राइटिंग चीज़ें मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन मुझे सीडीए के अंदर से किसी ने बताया कि जी आप थोड़ा सा इस पे भी बात करें। तो ये भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर पीटीआई के कोई लोग हों और इस तरह मिनिस्टर्स के नाम लिए जा रहे हैं, बल्कि यहाँ तक कि सीडीए के ऑफिसर्स को 2-3 दिन पहले बाकायदा गालियाँ भी निकाली गई हैं, तो इस पर भी कुछ बताइएगा। देखिए, मैं समझता हूँ ये तो जैसे मैंने पहले कहा कि जब आप किसी ग्रोह को पकड़ते हैं तो वो लेफ्ट राइट सेंटर हर तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा आप भी जानते होंगे असद उमर साहब को। क्या असद उमर साहब के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ाम की कोई तवक्को भी है कि जी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के अंदर वो रोकना किसी चीज़ में रुकावट डाल रहे हैं? पीटीआई तो वो वाहिद गवर्नमेंट है जिसने इस माफिया को चैलेंज किया है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, देखिए, जब एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव होती है या कोई भी कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन लिया जाता है, हमारा मिशन ये है कि आप सबसे पहले ताकतवर के साथ शुरू करें। किसी रेडी बांध को, किसी आम शख्स को, उसको तंग नहीं करना चाहिए। उसके लिए अब इस्लामाबाद के अंदर मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन की, कि जहाँ पे रेडियाँ भी हैं या ये स्टॉल्स लगते हैं, उसको भी अगर खूबसूरती के लिए चेंज करना है तो उन लोगों को उसकी मतबादल बेहतर रेडियां दी जाएं। लाइसेंसिंग का अगर रजीम शुरू करना है, लेकिन पहले मतबादल तैयार हो फिर दिया जाए, क्योंकि जो अवाम है जो बहुत निचले सतह पे है, उनको भी प्रोटेक्ट करना एक हुकूमत का और हुकूमती नुमाइंदों का जो इलेक्ट हो के आए हैं वो काम है। लेकिन उसको ये रंग देना कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैं नहीं समझता। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है तो ज़रूर सामने लेके आए। ठीक, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिद, बड़ी तफसील से आपने गुफ्तगू सुनी मुशीर एहतसाब की, जो उन पर नून लीग ने इल्ज़ामात लगाए कि उन्होंने अपने भाई को, जो कि एलिजिडली सोमरो साहब के भतीजे की ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे, और शहजाद अकबर साहब पे इल्ज़ामात थे कि उन्होंने फैसिलिटेट किया, उन्होंने अफसरान को प्रेशराइज किया, फिर 2-3 अफसरान के ट्रांसफ़र भी कर दिए। आपने शहजाद अकबर साहब का सुन लिया कि मैं तो ना उन अफसरान को जानता हूँ, बड़ा तफसील से उन्होंने जो भी जवाब दिया। और उसके बाद जो उन्होंने बाकी जो बातें की हैं वो नून लीग के सामने वही इल्ज़ामात रखेंगे, क्योंकि बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं सरकारी अराजी पर कब्ज़े के। तो तफसीली गुफ्तगू आपसे होगी कल और परसों के प्रोग्राम में भी। इस टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।